हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आपका मैं वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछले वीडियो में हमने सारा जो बात करा था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब पार्टिकल नेचर के बारे में अपन ने मोटा मोटा वही के बारे में बात करा था। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये वीडियो देखो बिल्कुल भी यहां से ना फोकस नहीं हटाना, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे फोकस रहना है ना, क्योंकि यहां पे आने वाला है तुम्हारा बोर्स। अब बोर्ड्स थे, उनका ही मॉडल हम अभी तक फॉलो करते हैं, वहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है अगर आप पिछले साल के देखोगे या उसके पिछले साल के देखोगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड्स से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अपन उसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। उसके पहले सिर्फ 10-7 मिनट अपन किसकी बात करेंगे, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है, जो अपन ने पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखा था, तो उसको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लगेगा। ठीक है, तो चलो बिना कुछ देर करे थोड़ा सा स्टार्ट करते, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लो। तो चलो, अपन ने पिछले जो वीडियो में किसकी बात करी थी, इसकी बात करी थी। थोड़ा सा वहीं से लेके चलेंगे कि स्पेक्ट्रम जो है वो बनता कैसे होगा, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा बात करना है। ये सबको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा था, लाइट आ रही है मेटल से टकरा रही है, तो यहां पर क्या होगा। आप सुनो, नया वर्ड यूज कर रहा हूं। लाइट आई, मेटल से टकराई, तो इसके पास क्या होंगे, कुछ एटम्स होंगे, तो वो एटम क्या हो गए, एक्साइट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। नया वर्ड बोला है, एटम क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, तो एटम हो गए आपके एक्साइटेड। ठीक है, चलिए एक्साइटेड तो हो गए, लेकिन उन्होंने क्या एमिट करा होगा, रेडिएशन एमिट करा होगा। ठीक है, क्या एमिट करा होगा, रेडिएशन। तो रेडिएशन, ये क्या लिख रहे थे सर, खुद नहीं पता। ठीक है, रेडिएशन उन्होंने करा होगा, इमिट करा होगा, और वो रेडिएशन जल्दी से बताओ कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी। ठीक है, अब जब उसको ही स्टडी करा, ठीक है, उसको ही जब स्टडी करा एक फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो आपको क्या देखने को मिला, एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि रेडिएशन इमिट हो रही है तो मैं बोलूंगा कि ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है कुछ ना कुछ इसकी सर्टेन फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, और कुछ ना कुछ तो इसकी वेवलेंथ भी हमें मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, अब बिल्कुल ये मत भूल जाना कि अपन ने क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है, E = hc/λ, उससे सब पता चल जाता है। सही कह रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने क्या करा कि यहां पर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में उसको क्या करा, यहां पर अरेंज कर दिया। तो उस पैटर्न को ही क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। बस इतना ही समझना था। यहां तक क्लियर हो गया। चलो एक बार डेफिनेशन जल्दी से देखेंगे, क्या बोल रहा है, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन एंड द पैटर्न ऑफ रेडिएशंस ऑब्टेन आफ्टर डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है सर, आपने कहीं प्रिज्म की बात ही नहीं करी, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक चल रहा है। चलो प्रिज्म की बात करना है, चलो आगे चल लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है वो, कि अगर कोई लाइट आ रही है, ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं, वो आपको एनिमेशन दिख रहा है कि कैसे वो डिस्पर्स होगा। देखो यहां पर कोई लाइट आई ऐसे करके, ठीक है, यहां पर आपका एक प्रिज्म है, तो ऐसा दिख रहा है आपको प्रिज्म, ये रहा प्रिज्म। अब सुनो, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी से ये आ रहा होगा, तो देखो यहां पर जैसे ही ये आती है तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। ठीक है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती, तो याद रखना कि जो एंगल ऑफ डेविएशन जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के ऊपर।
मतलब किस अमाउंट की, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है उतना ज्यादा वो क्या होगा, डाइवर्ट होगा, मतलब डेविएट होगा। ठीक है, तो क्या बोला, उसको ही इतने सारी चीजों में वो क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, फैल गया। एक लाइन आ रही थी, अब इतने सारी चीजों में वो डिस्पर्स हो गई। तो इस फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को ही आप बोलोगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, क्लियर है। चलो वापस एक बार देख लेते, क्या बोल रहा था, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। देखो क्या हो रहा है, यहां से आ रही है सतरंगी दिख रही है, यहां से देखो, यहां से एक व्हाइट लाइट आ रही है और आपको अलग अलग चीजों में स्प्लिट होते हुए दिख रही है लाइट, तो उसको ही क्या बोलते हैं, देखो, तो द फिनोमेना ऑफ बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, तो इसको ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब जो पैटर्न आपको मिल रहा है, यहां पे जो आपको क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, ऐसा बना होगा आपके इधर पे, देखो ये, ठीक है, यहां पर आपका एक लाइट होगा, यहां पे दूसरा लाइट होगा, यहां तीसरा लाइट होगा और यहां पे ऐसा लाइट होगा। तो वो जो पैटर्न आपको मिल रहा है उसको ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है। ठीक है, इसको अभी मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये जनरल था। अब एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो क्या, ध्यान से सुनना, ये लाइट आई, ठीक है, सनलाइट की बात कर लेते। ठीक है, सनलाइट, सनलाइट आ रही है, कहां पर आ रही है सर, प्रिज्म पे आ रही है। ये रहा आपका प्रिज्म, देखो भाई, प्रिज्म पर आ रहा है। अब बहुत नाम बहुत सुना होगा आप सभी ने कि जैसे ही ये जो लाइट आ रही है प्रिज्म से टकराएगी तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, डाइवर्ट होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। सर ये तो पता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो लाइट जो है आके टकरा रही है प्रिज्म से, ये किस फॉर्म में टूटती है, ऐसा विबग्योर, सुना है ना, विबग्योर। तो आपको कुछ ऐसा एक क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है। ये पैटर्न क्या है, देखो, पहले वॉयलेट आएगा, फिर आपका इंडिगो, फिर आपका कौन सा है, देखो यहां पे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा है कि नहीं। विबग्योर नाम से आपको एक पैटर्न मिलता है। ये क्या मिला आपको, एक पैटर्न मिला देखने को। यार सबको पता है, सुनो, बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे सुबह सुबह जो लाइट आए या फिर दोपहर में भी आए, आप अगर वहां पर जो उसको क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो, हम लोग तो सटक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइप जो है, पानी का जो पाइप है, अगर आप क्या कर रहे हो वहां पर वाटरिंग कर रहे हो किस पे, प्लांट के ऊपर, तो आप कभी कभी देखोगे कि आपको रेनबो टाइप का दिखता है कि नहीं, रेनबो टाइप का दिखता है, तो वो कुछ नहीं, वो डिस्पर्जन ही तो है। ठीक है, वो डिस्पर्जन ही है। तो आपको क्या मिल रहा है वहां पे, विबग्योर देखने को मिल रहा है। क्या आपको कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वॉलेट के बीच में कभी ब्लैक लाइन आ गई, ऐसा कि वॉलेट के बीच में कभी ब्लैक आ गया, ठीक है, फिर हो सकता है ब्लू के बीच में ऐसा रेड आ जाए, फिर ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए। आपको कहीं पर भी जो कलर है वो ब्रेक होते हुए दिखता है क्या, कोई गैप दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो उस स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो होता है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ गए, मतलब जब आपको जो लाइंस हैं या फिर जो कलर्स है वो ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई गैप नहीं दिख रहा है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाएगा वो। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलते हैं, ये। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, सनलाइट से प्रिज्म से निकालोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया है ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, जैसे ही ब्लू की जो वेवलेंथ खत्म हो रही है वहां से चालू क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और जैसे ही ग्रीन की खत्म हो रही है वहां से येलो हो जाएगा, जैसे ही येलो का खत्म हो रहा है वहां से ऑरेंज हो जाएगा, और फिर रेड जाएगा। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है, रेड की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। सबसे ऊपर भी है ना, तो याद करने का तरीका ही है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, अब बनते कहां से, तो ध्यान से सुनो अब अच्छे से। ठीक है, क्या है, अब क्या करूं मैं, यहां से तो क्या सोर्स था, सनलाइट था, है कि नहीं। अब सनलाइट की जगह मैं अगर डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट को पास कर रहा हूं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, आगे चलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो अब क्या करूं मैं, इसके अंदर रख दूं क्या, हाइड्रोजन गैस रख दिया। ठीक है, ध्यान से समझते चलना, बिल्कुल भी फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर भरा है भैया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसा दिखता है, H और बॉन्ड H। इसको तोड़ूंगा अगर, तोड़ क्यों रहे,
तोड़ कैसे रहे हैं, किस चीज की मदद से टूट रहा है, एक्साइटेशन कैसे हो रही है, एटम जो है एक्साइट कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे तोड़ रहा है। क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। क्वेश्चन आना बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, ये क्या है मेरी बैटरी, बैटरी बैटरी बैटरी, ठीक है, जैसी भी है, अब वो जल्दी जल्दी में लिख दिया, ठीक है, बैटरी है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब 10th क्लास में बिल्कुल पढ़ा है, 3 टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, थर्मल, फोटोइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक। समझ रहे हो ना, फोटो एक इलेक्ट्रोलाइसिस सुना होगा आपने, फोटोलाइसिस, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है कि नहीं, और आपका कौन सा था एक और, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दूं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कहां से आया ये करंट, यहां से आया, तो ये क्या होगा, ये जो H+ है और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, बैलेंस नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से आएगा, यहां पे आके वापस आ जाएगा, जैसे कि अपन फोटो इलेक्ट्रिक में देख रहे थे। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां पे गया, यहां पे जाके इधर थम गया, ये देखो खत्म, फिर से एक और पोजीशन होगी, फिर से होगा, ऐसा सेम 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 चलते रहेगा, ठीक है। तो चलो जाओ, यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का तो हो गया काम, इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। अब जो मेन है, मेन क्या है, ये जो ये है, ये क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे देना, ठीक है, आयोनाइज हो जाना, आयन के फॉर्म में बदल जाना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा, रेडिएशन क्या करेगा, ये इमिट करेगा। अब यहां पर थोड़ी कहानी अलग है। अब जैसे ही इस रेडिएशन, इस वाली लाइट को आप प्रिज्म से लेके जाते हो, ठीक है, यहां पे क्या होगा, एक ऐसी स्लिट होगी, ठीक है। तो आपको मैं अच्छे से बना देता हूं, देखो यहां पे आपको ऐसा ऐसा ये रहा डिस्चार्ज ट्यूब, ये दिख रहा है आपको डिस्चार्ज जैसा, यहां से रेडिएशन मिलेगा, ये क्या है आपका स्लिट, ये है आपका स्लिट। स्लिट क्या करेगा, एक आपका किस में भेजेगा, मोनोकैप, ऐसी लाइट जाएगी एकदम सिंगल बीम में लाइट को भेजेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे भेज रहा है। आपने देखा होगा टॉर्च से करोगे तो पूरे में होगा, लेजर की बात करूंगा तो लेजर सीधा लाइट जाता है, तो स्लिट का काम वही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से लाइट जाएगी, लाइट जाएगी प्रिज्म से, अब टकराएगी तो क्या देखने को मिलेगा पता है, जैसे ही ये टकराएगी तो उनको मिलेगा, फिर से मिलेगा तो स्पेक्ट्रम ही। सर स्पेक्ट्रम को देखते किससे, स्पेक्ट्रोग्राफ से या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। चलो तो जब इनको देखने को मिला तो यहां पर अब इस बार, पहले क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस आ रहा था, लेकिन इस बार क्या है पता है, इस बार ऐसा अगर एक लाइन आया, ठीक है, तो बीच में फिर डार्क आ गई, तो बीच में एक डार्क आ गई, ऐसा, ठीक है, फिर एक बार अगर लाइन आई, फिर एक बार अगर लाइन आई तो फिर से एक डार्क आ गई, ऐसा, ठीक है। तो उनको एक ऐसा देखने को मिला, ये डार्क ऐसी आ गई, ठीक है। मतलब हर एक डार्क लाइन के बाद, ब्राइट कलर के बाद एक डार्क लाइन आ रही थी, ठीक है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, अच्छा कंटिन्यूस में क्या हो रहा था, गैप नहीं था, इसमें हो सकता है कि गैप, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इसको बोलते हैं इमिशन, इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम को ही बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्यों, क्योंकि किसकी बात चल रही है, एटम से आ रहा है, ठीक है। तो इसको ही बोल देते हैं कभी कभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया, तो ये सभी सारी की सारी चीजें हुई क्लियर। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजें देखी गई कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो गया होगा, ये कहां गया होगा, एनर्जी कैसे रिलीज करी होगी, जब ये वापस आएगा तो एनर्जी कैसे रिलीज होगा, तो इस सब चीजों की बातें उन्होंने आगे करी, ठीक है। लेकिन जब स्पेक्ट्रम बना तो स्पेक्ट्रम आपके लिए यहीं तक है, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या होगा, यहां पे अपन ने हाइड्रोजन गैस को भरा तो ये एकदम से धमाका हुआ, उनको देखने को मिला कि ये क्या हो रहा है, फिर उनको एक इमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिला, क्लियर, मजा है। देखो क्या हुआ, फिर से हाइड्रोजन गैस भरी हमने, ठीक है, तो बैटरी को हटा देता हूं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को मैंने भरा तो फिर एकदम से डिस्चार्ज ट्यूब को जैसे ही मैंने ऑन किया, धमाका हुआ, फिर उनको देखने को मिला कि ओह इमिशन स्पेक्ट्रम। तो देख सकते हो ना, अभी ऐसा ही आपको देखेगा, तो ये ब्लैक है, ये देखो एक कलर लाइन है, ये ब्लैक है, ये देखो एक कलर लाइन है,
ठीक है, तो व्हाइट कर लेता हूं तो अच्छे समझ में आएगा। ये आपको ब्लैक दिख रहा है, ये कलर लाइन दिख रही है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये कलर लाइन दिख रही है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये दो कलर लाइन दिख रही है, और फिर ये लाइन दिख रही है। तो आपको यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, देखो गैप, ये गैप मिल रहा है, ये भी गैप देखने को मिल रहा है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हम क्या समझ सकते हैं कि गैप होता है, कंटिन्यूअस में नहीं होता। कंटिन्यूअस सन वाला एग्जांपल याद रखोगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पे आपके लिए कि जो कंटिन्यूअस है स्पेक्ट्रम में, सन का एग्जांपल याद रखना, सनलाइट, ठीक है। और जो आपका इमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से याद रख सकते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि कंटिन्यूअस लाइट से हमें बहुत अच्छे से रीडिंग मिल रही थी, तो उसको ही क्या बोला जाता है, अगर पूरे परफेक्ट आपको वेवलेंथ मिल रहा है तो उसको ही फिंगरप्रिंट रीजन भी बोला जाता है। फिंगरप्रिंट मतलब कि आप हर एक एलिमेंट की चीजें जान सकते हो। जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है कि हर किसी का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, ठीक है, तो वैसे ही आप अपन उसको फिंगरप्रिंट बोल देते कि भैया एलिमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो उन स्पेक्ट्रम से हीलियम को निकाला गया, पता है हीलियम को। हीलियम कहां से आया था, जब सनलाइट आ रही थी, सनलाइट के जब फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को स्टडी करा गया, तब पता चला कि अरे अरे एक चीज और है इसके अंदर, हीलियम, ठीक है। तो आप समझ में आएगा हीलियम कहां से आया, हीलियम सनलाइट से आया था जब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आया, रूबिडियम आया, इंडियम आया, ऐसे ऐसे चीजें एलिमेंट के बारे में डिस्कशन होने लगा। क्लियर। अब जो मेन चीज है, अब यहां पे सब लोग जाग जाओ, पानी पीना, पानी पी लो, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सब बातें थी। अब सुनो, ये जो कहानी थी ना, ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इसके बारे में सब ने बातें करना स्टार्ट करा। क्या बोलते हैं सब, तो चलो आ जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, अलग अलग स्पेक्ट्रम देखने को मिले, अलग अलग वेवलेंथ देखने को मिली, और वो जो वेवलेंथ थी पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट थी। कुछ विजिबल में थी, कुछ इंफ्रारेड में थी, ठीक है, और बहुत सारे रीजन में वहां पे प्रेजेंट था, यूवी रे सब में था, ठीक है। तो देखो क्या मिला उनको देखने को, यहां पे एक ऐसा स्पेक्ट्रम उन्होंने बनाया, पहचान होगा इस सब से, है कि नहीं। तो देखो यहां पर उन्होंने बताया कि अगर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये वाला रीजन लायमन, फिर बाल्मर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, और फिर आपका हेम्फ्री, ठीक है। इसको ज्यादातर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी के ये जो है के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको लिखो थोड़ा, फिर आगे चलिए। तो अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। यहां पर क्या था, उन्होंने क्या देखा, जैसे अपन ने अभी किसकी बात करी थी, देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा था, हाइड्रोजन हो रहा था एक्साइट, ठीक है, एक्साइटेड हो रहा था ये, है ना। तो सिंपल सी बात है, अभी वापस से क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है, फास्ट लिख रहा हूं मैं, रेडिएशन इमिट करेगा, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब वो जो रेडिएशन थी, उसकी जो लाइन, जो आपके स्पेक्ट्रा बन रहा था, ठीक है, लाइन ऑफ जो स्पेक्ट्रा बन रहा था, वो कहां गिर रहा था पता है, वो कुछ जो गिर रहा था वो कैटेगरीज में गिर रहा था। कौन सा कुछ गिर रहा था भैया, यूवी में, कुछ गिर रहा था आपका विजिबल में, ठीक है, और कुछ गिर रहा था इंफ्रारेड में। वो जो लाइट है उसका जो रेंज है, जो फ्रीक्वेंसी थी ना अपनी, सब वेवलेंथ, सब फ्रीक्वेंसी वगैरह सब तो कैलकुलेट वो कर लिए थे। अब यहां पर जब वो गिर रहा था, मतलब गिर रहा का मतलब ऐसा नहीं कि वो गिर रहा, मतलब कि उसकी जो रेंज आ रही थी, वो कुछ जो रेंज है वो यूवी के अंदर आ रही थी, कुछ विजिबल के अंदर आ रही थी, और कुछ इंफ्रारेड के अंदर आ रही थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन सबको कैटेगराइज कर दिया। क्या कर दिया, ऐसा बोल सकता हूं कि डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके उन्होंने कुछ नाम बनाए, ठीक है। पहला नाम बनाया लायमन, लायमन सीरीज, ठीक। दूसरा नाम बनाया बाल्मर, बाल्मर सीरीज। तीसरा नाम बनाया आपका पाश्चन, ठीक है, ये लिखा हुआ है जो पाश्चन सीरीज, ठीक है। और फिर आपको ब्रैकेट, तो फिर मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं ब्रैकेट, ठीक है, फिर है आपका फंड, और फिर है आपका हेम्फ्री, ठीक है। तो वो ज्यादा काम का आपका है नहीं, ठीक है, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दिया हूं, ये हो गया ब्रैकेट, ठीक है, ऐसा। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। तो चलो अब इसको मैंने शॉर्ट में लिखा। अब ध्यान से देखना कि आपका किस किस रेंज में कौन कौन सी सीरीज गिर रही थी। देखो तो यहां पर जो भी आपका जो वेवलेंथ है, ठीक है, अगर वो यूवी जो है किस सीरीज में आ गई, उसको रखा गया किसमें, इसके अंदर, लायमन के अंदर। बाल्मर को रखा गया किसके अंदर, विजिबल के अंदर। और जो आपका पाश्चन सीरीज है, मतलब इसको रखा गया इन सारों को IR रेंज के अंदर। समझ गए,
मतलब सारी चीज तो वो कैलकुलेट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा है वो इन सब रेंज के बीच में गिर रही है और उनको फिर कैटेगराइज कर दिया लाइमन, बार्मा, पाश्चर और फिर ब्रैकेट। ये मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि ध्यान से सुनना कि मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, याद है H2 गया H+ और ये जो इलेक्ट्रॉन ये चला गया भैया घूमने की तरफ, ये चला गया घूमने, तो ये कहां घूमने गया? तो वापस तो आएगा ना घर, भूले भटके। तो ये जो है अगर मान लो ये 7वें माले पे गया, 7th फ्लोर पे, और अगर ये गिर के डायरेक्ट आता है किस पे? 2 पे, तो इसको क्या बोलोगे? बाल्मर सीरीज। ठीक है, जो जेई में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि भैया यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिटल पे है, nth ऑर्बिटल पे है, मतलब nth यहां पे कहीं पे भी होगा, उसने नंबर नहीं बताया, और वो डायरेक्ट आके गिर रहा है किस पे? पास्टन सीरीज पे। तो ऑर्बिट का नंबर क्या होगा पास्टन सीरीज पे? देखो पास्टन किसके नंबर पे आ रहा है? 3रे पे, तो इसको क्या लिखोगे? मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी पता नहीं कहां पे, nth पे है, तो वो अगर आर लिख दिया आपने, उसने लिख दिया कि पास्टन सीरीज पे, तो आप लिखोगे कि n = हो चुका है अब 3। ये सब क्या है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये सब कैसे और क्या आ रहा है। एक फॉर्मूला निकाला सब चीज को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एनर्जी डिफरेंस बोल सकता हूं इसको, कि अगर वेवलेंथ वहां से होगा यहां पर आ रहा है तो कैलकुलेट कैसे करोगे? तो अपने बहुत प्यारे से साइंटिस्ट नंबर 2 वाले, नंबर 2 पे कौन है? देखो बाल्मर आए, उन्होंने कहा अगर आपको म्यू बार कैलकुलेट करना है वेव नंबर, तो एक काम करो, यहां पर रखो 109। देखो इसका आंसर जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो 109677 ऐसा कुछ बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे पढ़ो 109 678, बहुत इजीली याद होगा। 109 678 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1/2 का 1/n2 का स्क्वायर, ऐसा बाल्मर ने बोला। आपको अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला रखो, क्योंकि वो नंबर 2 का था तो उसने क्या लिख दिया? यहाँ पे 2 लिख दिया। अब लेकिन रिदबर्ग आए, उन्होंने कहा तुमने तो नंबर 2 के लिए बस बना दिया, बाकी के लिए कौन बनाएगा? तुम बड़े सेल्फिश हो। तो उसने कहा रिदबर्ग क्या बोलता है कि नहीं, बड़ी ना इंसाफी है यार, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने फाइनल जो फॉर्मूला दिया जो अपन आज तक यूज करते हैं, तो म्यू बार इज इक्वल टू 109 678 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, डिराइव करेंगे, और डिराइव करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं, मेंस वाले उसको थोड़ा सा स्किप करके फॉर्मूले पे जाएंगे। एडवांस वालों के लिए क्या है कि वो पूरा फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है वो देखेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलो ये सारी की सारी बातें थी किसके लिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। क्या क्या बातें हो गई? देखो एक तो ये हो गया कि भैया कैसे हो रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो वेवलेंथ आ रही है ना, ये पर्टिकुलर एक वेव किस पे गिरेंगी? रेंज पे गिरेंगी। तो वही रेंज किसने बनाया? यहां पे बनाया। ठीक है, अब मान के चलो एक एग्जांपल की बात कर ले तो थोड़ा और समझ में जाएगा कि n = 5 पे अगर इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैंने लिख दिया कि ये जो आके गिर रहा है लाइमन सीरीज पे गिर रहा है, लाइमन सीरीज पे इसको लास्ट पाया गया, तो क्या बोलोगे? n1 की वैल्यू कितनी है? n1 की वैल्यू कितनी है? 5 हो गई। n2 की वैल्यू कितनी हो गई? देखो ये हो गई, लाइमन हो गई। स्टार्टिंग में कहां पे था? 5 पे था ना, फिर कहां पे आ गया आपका? इधर आ गया लाइमन कितना है? 1 है। तो ऐसे पुट करते हैं अपन इसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट करने पे दिक्कत मत करो, अपन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा आगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी बातें हो गई स्पेक्ट्रम को लेके। अब ध्यान से सुनो, यहां पर ये तो बातें हमने कर ली, लेकिन अभी तक कोई नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है। उसकी एनर्जी है, तो वो एनर्जी इमिट कर रहा है, तो वो ठा करके यहाँ पे आपके न्यूक्लियस पे क्यों नहीं गिर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आज तक अभी तक कोई नहीं बता पाया था। फिर एक आते हैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जिनका नाम है बोर्ड्स। ठीक है, तो बोर्ड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल फोकस हो जाओ इस पॉइंट से।
ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अब फोकस हो जाओ जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले। ठीक है, इसको लिखो फिर अच्छे चलते हैं आगे। अब आते हैं आपके बोर्ड्स ने बहुत सही सही पोस्टुलेट दिए थे जो कि अपन आज के टाइम पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने सबसे पहले जो पोस्टुलेट दिया था, उन्होंने टोटल जो पोस्टुलेट है वो 3 दिए थे। ठीक है, पहला उन्होंने दिया था कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यहां पर रदरफोर्ड ने बोला कि यार ये तो मैं भी बता चुका था, ठीक है, कोई नई चीज बताओ। फिर उनसे बोला कि थोड़े आगे पढ़ो। यहां पे देखो क्या, अ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। The centripetal force required for revolution is provided by electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उन्होंने यहां पर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो जरा उसको अंडरलाइन कर लीजिए। वो कौन सा है जो उन्होंने नया दिया था जो अपन यूज करेंगे? द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन is provided by electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं आगे। यहां पर ये देखो उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, यहां पर अगर आपका फोकस हटा तो गया। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है यहां पर, तो ध्यान से देखते रहो। देखो उनने बोला कि भैया जो सेंटर पे है ना, सेंटर पे पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ठीक है, सेंटर में पूरा पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है यही रिस्पॉन्सिबल है पूरा एटम का मास के ऊपर, एटॉमिक मास के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम सभी आज जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अंदर चीजें कौन कौन सी प्रेजेंट है? वही आपकी पीएन पांडे, मतलब पी प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर आपके पास प्रेजेंट है। अब मेरे ख्याल से मुझे नाम और यहां पर चार्ज बताने की जरूरत नहीं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, ये तो अब तक जान चुके हो। ठीक, चलो ये सब बातें तो अपन को पता ही थी। अब उनने जो नई चीज बताई कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये किस में घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं दिया अभी, सर्कुलर ऑर्बिट में बस वो घूम रहा है, बस इतना बता दिया। चलो अब फिर से देखो, यहां पे ये घूम रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ध्यान से देखना, ये घूम किस चीज की वजह से रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके पास है। चलो ठीक है, और जो घूम रहा है, जो बैलेंस कौन कर रहा है इसको? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है जो कि कहां लग रहा है? अंदर साइड लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ज्यादातर जो लोग कंफ्यूज रहते हैं वो किस में रहते हैं? छोटे नहीं बड़े भी बहुत सही से कंफ्यूज रहते हैं उसमें। क्या है? ध्यान से देखना, यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो बाहर साइड रहेगा। ठीक है, यहां पे बाहर साइड रहेगा और जो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स है वो अंदर साइड लगेगा। समझ पे आ गया? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर भागना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको डायरेक्शन तो उसका बाहर साइड है, तो वो बाहर फेंक रहा है। अगर वो फोर्स जो है, दोनों फोर्स अगर इक्वल नहीं होते तो वो इलेक्ट्रॉन या तो बाहर घूम रहा होता या तो फिर न्यूक्लियस के अंदर घुसा होता। जैसे कि मैक्सवेल ने बोला था कि ये एनर्जी इमिट करके वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, तो वैसा हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर बोर्स ने थोड़ा समझदारी दिखाई, उन्होंने कहा इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या है? बैलेंस है, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इक्वल है फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल से। इन दोनों के वो क्या है? इक्वल है। अब जरा फिजिक्स से प्यार करने वाले जल्दी से ये बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2 डिवाइडेड बाय R², यही होता है। ठीक है, और सेंट्रिपिटल का क्या होता है भाई? mv²/R होता है। ठीक है, अब जो भी यहां पर क्या नहीं है, थोड़े वंचित नहीं है, वंचित है थोड़े फिजिक्स से। ठीक है, तो यहां पे देखो वो होना नहीं चाहिए। एप्सिलॉन क्या होता है? ये होता है आपका परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस।
ठीक है, आप ध्यान से देखना, 1/4πε0 को ही हम लिख सकते हैं k, और k की जो CGS में यूनिट होती है, CGS जो यूनिट होती है वो होती है 1। अब CGS और SI तो आपको आदर्श सर ने बता ही दिया होगा कि भाई क्या क्या होता है वो सब, ठीक है। चलो, k की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ को लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये सब तो बात है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, यहां से बहुत सारे रिलेशन निकले हैं, तो इसको क्या करना है, सबसे ज्यादा याद रखना है, ठीक है। जो आपको याद रखने वाली चीज है वो क्या है, ध्यान से देखो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं पूरा का पूरा k लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा k Q1/Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। अब ध्यान से देखना, किन चार्ज की बात कर रहे हो तुम, किस किस चार्ज की बात कर रहे हो, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, ठीक है। पहला जो चार्ज है वो किस किस का है भाई, वो है आपका इसका न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, Ze चार्ज होगा, जो उसका एटॉमिक नंबर और उसका खुद का चार्ज E, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर भी एक E चार्ज होता है, मान के चलते दोनों इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, Q1 = Ze हो गया और Q2 = E हो गया, तो यहां पे रख दो K, तो Q1 की वैल्यू क्या है, देखो Ze, और ये तो कितना हो गया Ze², तो इसको मैं पढ़ता हूं Kg2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r। खत्म। ये इक्वेशन को कृपया करके याद रखें, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले पोस्टुलेट से क्या समझे तुम समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या ये बाहर क्यों नहीं फिक रहा है, ये अंदर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन तुम कहां से समझे, यहां से समझे। रीजन क्या है, सेंट्रीपिटल और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाहर साइड, सेंट्रीपिटल अंदर साइड, बैलेंस कर दो तो एक ही साइड अटका रहेगा, मतलब कि यहां से मुझे सेंट्रीपिटल खींच रहा है, यहां से मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक खींच रहा है। अगर सेंट्रीपिटल की फोर्स ज्यादा तो मैं इधर चला जाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ज्यादा तो मैं इधर चला जाऊंगा, अगर दोनों का ज्यादा तो मैं इधर ही ऐसे ऐसे डोलते रहूं, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, तो ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 1, ठीक है ना। अब और आगे चलते, आगे चल के उन्होंने एक और पोस्टुलेट दिया, क्या था वो वाला, देखो आगे चलते हैं, ये आगे आ गए पोस्टुलेट नंबर 2। यहां पर ये आया कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। भैया यहां पर आप सभी जानते हो हमारे अर्थ के बारे में, अर्थ जो है वो अपने ही ऑर्बिट पे घूमती है। क्या ऐसा होता है कि वो कभी मार्स पे चली जाए, कभी जुपिटर पे चली जाए, है कभी मरकरी पे पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब वो अपने एक फिक्स पाथ पर घूम रही है, फिक्स ऑर्बिट पर घूम रही है, तो उसको उन्होंने क्या बोला यहां पे, स्टेशनरी ऑर्बिट। किसको लेके, इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है। तो अपन ने अभी पीछे एग्जांपल देखा था, तो मैंने आपको बनाया था एक सरकमफेरेंस पर आपका क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो क्या होगा, फिक्स ऑर्बिट हो गया उसका। यहां तक क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब फॉर विच, उसको घूमने के लिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या बोला है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, याद रखना ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पोस्टुलेट। एंगुलर मोमेंटम होगा, कैसे शो करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो, mvr, लिख दूं mur, यही होता है, इज इक्वल टू, वो क्या होगा, n के मल्टीपल में होगा h/2π के, मतलब h/2π के इंटीग्रल में होगा, n के मल्टीपल में होगा। समझ में आ गया। चलो अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लो एक बार, बहुत ध्यान से, क्या सुनो। अगर अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4s या फिर फोर्थ ऑर्बिटल क्या होगा। अब मुझे यह बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, लेकिन मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले कि एंगुलर मोमेंटम बता दो फोर्थ ऑर्बिटल का, जैसे बोलना हो ऑर्बिटल, तो क्या होगा भाई, n की वैल्यू क्या हो गई, फिर 4 हो गई ना। तो यहां पे क्या करोगे, देखो s के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ऐसे बना देता हूं, देखो क्या हो जाएगा, mur इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू h की वैल्यू तो आपको पता ही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट पता है आपको, जूल होता है, पता ना, जूल,
नीचे क्या होगा, सेकंड आएगा, क्या आएगा, एनर्जी क्या क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू पाई, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, कोई यहां पे दिक्कत। ठीक है, अब कभी कभी क्या लिख के दे देगा कि उसके ऑप्शन में आपको ऐसे देगा, देखो 4H0 H कट, ठीक है, 5H कट, 6H कट, ये क्या होता है, तो वो कुछ नहीं करते, ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, MUR इज इक्वल टू NH कट। ठीक है, तो मतलब H/2 को ही H/2 को ही क्या लिखा जाता है, ऐसा, समझ गए, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। अगर उसको सॉल्व नहीं करना तो वो आपको ऐसा लिख के देगा, ये क्लियर है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। देखो पोस्टुलेट 1 में इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, सेकंड पे मैं 2 बना रहा हूं, मतलब सब रिलेटेड है, सब रिलेट करेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। समझ में आ गया इतना, यहां तक क्लियर होगा सभी को। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, M पता है आपको क्या है, U पता है आपको क्या है, R पता है। ठीक है, तो M क्या है, अपना मास है। M को मैं लिख देता हूं, तो ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। U क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। R क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हमें सिर्फ मास के बारे में पता है, इनके बारे में नहीं पता। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31। चलो आगे जाओ, केजी में, है ना। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अपनी इक्वेशन कौन कौन सी बनी थी भाई, एक इक्वेशन बनी थी kg2 डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू, हमारा क्या बना एक अभी लास्ट में, एक ये बना 4/4 का बनने, इसको ऐसे लिख दिया, तो mu² लिख दूंगा यहां पे, और r, ये पहली इक्वेशन बनी थी। दूसरी कौन सी बन गई हमारी, MVR इज इक्वल टू क्या बना, NH/2 यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे देखना, यहां से मैं U² या फिर V² की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 बनी। ठीक है, U के इसकी वैल्यू निकाला तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास kg2 डिवाइड बाय एक R से एक R, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो यहां पे क्या बच गया, सिर्फ R, ये हो गया आपका M, और यहां पे क्या आ गया आपके पास, देखो VU²। कोई दिक्कत, यहां पे किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। देखो अब यहां पर मैं ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां के M इंटू R तो आपको दिख रहा है, U की जगह पे पुट करना है तो यहां पे सबका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। ठीक है, U² की वैल्यू अपन को पुट करना है ना, तो ये हो जाएगा M इंटू R इंटू U। तो U की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू N इंटू H डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा M इंटू R, ये हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, या तो इसको यहां पुट कर दो या तो इसको यहां पुट कर दो, जैसे करना चाहो। ठीक है, तो यहां पे अपन इसको पुट कर देते, ये थोड़ी इजी दिख रही है, kg2 डिवाइड बाय ये अपना R² है ना, R से एक R तो कैंसिल हो गया, वैसे लिख लो फिर भी, तो यहां पे हो जाएगा M डिवाइड बाय R, बाद में कैंसिल कर देंगे, इंटू U²। U की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, देखो यहां पे सिर्फ सिंगल U है, यहां पे स्क्वायर लगा है, तो क्या हो जाएगा, ये N² H² डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। ठीक है, और M² और R²। क्लियर, क्या किसी को यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो चलो देखो ये R², ये R², टाटा बाय बाय। ठीक है, ये वाला M गया, और क्या बच गया, देखो और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो बस यहां से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो R इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, देखो यहां पे इसको लेके आएंगे, बस बाकी का पूरा N² H² डिवाइड बाय ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक M बच गया है ना, और ये R² पूरा कैंसिल हो गया, ये एक R अपन निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा kg2 का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और याद रखना ये इक्वेशन आपको एनर्जी के लिए भी लगेगी, ये R की वैल्यू है ना, तो इसको याद होगा, भूलना मत। चलो आगे जाओ, और सुनो यहां पे अगर मेंस वाले हैं, जो भी मेंस एग्जाम दे रहा है या फिर ज्यादा तैयारी उसकी कर रहे हो, या फिर दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट जो है रिलेशन क्या याद रखेंगे, रिलेशन या फिर फॉर्मूला, डेरिवेशन आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां पे अगर मैं देखूं मुझे क्या क्या चीजें पता है,
देखो 1/4 पाई, ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमें पता होती है ना। h क्या है हमारा, h भी कांस्टेंट है, कितना होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, है ना। e की वैल्यू भी हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90, m की वैल्यू भी हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 कूलम, क्या केजी, है ना। डिवाइड बाय, अब क्या बचा, अब क्या बच गया, k बच गया। सर k की वैल्यू नहीं पता, अरे अभी तो बताई थी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो अब हमें क्या क्या दिख रहा है सिर्फ वो लिखेंगे। देखो n तो हमें ठीक है, h हमारा क्या हो गया, ओहो देखो h हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब वो गलती से रेड कलर हो गया था इसके ऊपर, तो वो तुम्हें दिखता नहीं है ना। और m हमारा कांस्टेंट है, k हमारा कांस्टेंट है, e हमारा कांस्टेंट है, 4 पाई हमारा कांस्टेंट है। देखो बच क्या गया, बचा कुछ नहीं, देखो क्या बच गया। यहां पर आपके पास जो बचा है वो है r इज इक्वल टू, r तो जैसे का तैसा ही है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच गया z। अब इन सारी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इन सारी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है एक 0.529 जो कि आता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू -10 की पावर 11 में आती है, ठीक है, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो अब अगर आपको किस में लिखना है, पिकोमीटर में, तो क्या करोगे, r इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय z, ये क्या हो गया पिकोमीटर में। अब जो वैल्यू आई थी टोटल, इसको कैलकुलेट करने पे वो आती है 5.29 इंटू एन की पावर -11 एन स्क्वायर अपॉन z, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको अब मेंस वाले जरा जाग जाएं, मेंस वाले थोड़ा जाग जाए और इस वैल्यू को जल्दी से ऐसे नोट कर लें, ये नोट कर ले। देखो अब तो आपको पीडीएफ भी मिलने लगा है, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाएं, ठीक है। फिर पीडीएफ तो आपके पास है ही, उसको आप क्या कर सकते हो, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलो अब अगर थोड़ा सा लॉजिकल बातें करते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा कि n की जो वैल्यू है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट पे आपका प्रेजेंट है। अब n की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए मान लो 1 है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, देखो ये आपका एक हाइड्रोजन एटम है, यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और n की वैल्यू मैं आपको देखे रखा हूं 1। तो ये बताओ इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। देखो रेडियस हो जाएगा इसका r इज इक्वल टू, n की वैल्यू हो गई 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो सीधे सीधे ये रख दो, कितना हो जाएगा 0.5। अच्छा मैं इसको 3 लिख दूं, 29 को 3 लिख सकता हूं, तो 53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये किसका होगा, हाइड्रोजन का। क्लियर है कैसे हो गया यार। देखो n की वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 हो गई ना, पहले ऑर्बिट के लिए पूछा है, और z की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 1 है, क्यों, एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, z एटॉमिक नंबर है, पता है नहीं बात, तो z तो चेंज नहीं होगा, z तो कांस्टेंट नहीं होता है, अलग अलग चेंज होते रहते हैं, वेरी होते रहता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये जो बात हमने करी है वो सिंगल एटम के लिए करी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते होंगे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे पता है। क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कि भाई r की जो वैल्यू है r1 दे दिया, ठीक है, और आपको एटम का दे दिया नंबर की, एक सिमिलर एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम हो गया, है ना। इसकी जो रेडियस है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, तो इसकी रेडियस निकालो। कैसे निकालोगे, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या है, सिमिलर अगर एटम है तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो चलो वो सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर सिमिलर एटम हो गया, यहां पर अगर मान के चलते हैं कि मैं लिख रहा हूं फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम, ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो अगर रेडियस अगर आपको निकाला तो क्या हो जाएगा, देखो r1 मान के चलते हैं सेम एटम, ठीक है। ऐसे देखो ये एक ऑर्बिट हो गया, यहां पर ये बात जो चल रही है मान लेते हैं आपकी हाइड्रोजन की चल रही है, ठीक है, हाइड्रोजन की बात चल रही है। ये आपको रेडियस देके रखा है कितना, यहां पे लेके यहां तक r1, यहां से लेके r2 रेडियस दे दिया, आधी होती ना रेडियस, तो है ना, तो ये हो जाएगा। क्लियर। तो अब अगर रेडियस निकालनी रही तो कैसे निकालोगे, ये है आपका कौन सा ऑर्बिटल में, सेकंड में है मान लेते हैं, और ये आपका किस में है, थर्ड में, एग्जाम्पल ऐसे ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो r1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। 1 की बात चली तो n1 हो जाएगा, यहां z1 हो जाएगा। क्लियर है, चलो तो r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 0.529 n2 का स्क्वायर डिवाइड बाय z2, ठीक है, तो ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में।
क्लियर? क्योंकि जो बात चल रही है वो है सेम एटम की, तो मैं लिख सकता हूं Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z। ठीक है, मतलब क्या है, सब एक दूसरे के इक्वल ही है ना, Z तो एक ही है। तो यहां पर अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो क्या आएगा, देखो R1 डिवाइड बाय R2, रिलेशन क्या आएगा, Z से तो Z कैंसिल, 0.529 से 0.529 कैंसिल। ठीक है, तो ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई, क्या बच गया, बस N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। तो ये याद रखना है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में करने के लिए, वरना फिर बहुत लंबा तुम प्रोसीजर फॉलो कर लोगे। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर सेम एटम। ठीक है सर, ये तो सेम एटम के लिए हो गई, डिफरेंट एटम के लिए क्या होगा, अरे वो भी देखो। ठीक है, फॉर डिफरेंट एटम, फॉर डिफरेंट डिफरेंट एटम। ठीक है, अब मान के क्या चलते हैं, चलो मान लेते हैं, ये तो हाइड्रोजन है ही है, एक और है आपका, मान लो ये है हीलियम, ये है हीलियम। अब ये बोल रहा है कि हीलियम के एटम के अंदर जो आपका सेकेंड ऑर्बिटल है उसकी रेडियस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल, फिर से लगा लो। पहला अपन मान के चलते हैं हाइड्रोजन का, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से 0.529 डिवाइड बाय N1 स्क्वायर डिवाइड बाय Z1। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.529 N2 का स्क्वायर डिवाइड बाय Z2 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अब जरा रिलेशन निकाल लो, क्या करेंगे, देखो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बच गया, देखो N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, तो जैसे का तैसा ही रहेगा, ये हो जाएगा Z2 डिवाइड बाय Z1। तो ये वाला रिलेशन, ठीक है, सारे मेंस वाले भी और जो भी एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए वगैरह जो भी है, ठीक है, उसमें अगर केमिस्ट्री आती है तो ये वाला रिलेशन जरूर याद रखें। ठीक है, और एडवांस वाले तो भैया डेरिवेशन भी याद रखें। ठीक है, कहीं से ही पूछ लेगा ये वाला, ये वाला, ये दिख रहा है जो आपको एकदम येलो येलो कलर है ना, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पता है कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, चलो देखो आगे, ये जो है आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, दिख रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार ट्राई खुद करके देखो, क्या है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब एन की वैल्यू क्या देखे रखा है, वो 2। ठीक है, ऑर्बिट इन बोर्स एटम इज आर, मतलब सेकंड वाले रेडियस के लिए उसने आर दे के रखा है। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, थर्ड ऑर्बिट अगर की बात चल रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, तो क्या करेंगे बताओ, यहां पर देखो फिर से पढ़ लो, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर्स एटम, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज, यहां पर इसने कोई अलग अलग एटम नहीं बोला, एक ही एटम बोला है, तो क्या पुट करोगे भाई, वही वाला R1 अपॉन R2, तो क्या आ जाएगा N1 अपॉन N2, Z को कर दो उल्टा, क्या हो जाएगा Z2 अपॉन Z1। लेकिन ये वाला वैल्यू तो हमें पुट ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अलग अलग एटम दिया ही नहीं है, तो हटा दो। तो क्या आएगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू पुट करना, तो क्या हो जाएगा, देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर, पूरा ओपन कर दिया। R1 द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल, सेकेंड वाले के लिए, ठीक है, तो क्या है, इन बोर्स एटम इज आर, जो मान के चलते हैं जो R1 ही हमारा सेकेंड है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये आपको दिया गया है R डिवाइडेड बाय, ठीक है, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, थर्ड वाले के लिए बताना है, तो ये अपन ने मान के चला कि जो थर्ड वाला है वो R2 है, तो यहाँ पे x रख दे रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, सेकेंड ऑर्बिट किसका है, देखो R1 का ही सेकेंड ऑर्बिट, ये है आपका सेकेंड, तो यहाँ पे रख दो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 4/9, तो ये हो जाएगा 4/9। इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये x है, यहाँ पे क्या पुट करना है, फिर 9/9r डिवाइड बाय 4 आ रहा है, 9r डिवाइड बाय 4 आ रहा है। ये क्या हो गया आपका, ये x क्या है, ये आ गया आपके पास द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ऐसे निकालना है द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। कैसा लगा, बहुत इजी था, सिर्फ रिलेशन लगाना था आपको, कौन सा रिलेशन नहीं लगाना है, ये वाला रिलेशन नहीं लगाना है। ठीक है, कौन सा रिलेशन लगाना है, तो ये वाला रिलेशन लगाना है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 4r आ रहा है, 2.25 9r और r/3, हमारा तो इसमें से कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एक काम करते सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये 4 2 जा 8, ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2,
तो 2.2 के करीब बना रहा है क्या? हाँ 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 हाँ, बी वाला। तो ये जाएगा 2.25 आर। सॉल्व कर लेना एक बार, 2.25 आर सॉल्व कर लेना एक बार। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे सेम एटम के लिए। अब आगे चलो, आगे बात करते हैं व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Be3+। मतलब क्या होगा? Be3+ आयन इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R2। तो चलो यहां पर अपन बात करते हैं कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। तो थर्ड बोर ऑर्बिट का ये अपन मान लेते हैं ये Be का एटम है, ये हो गया Be का एटम। यहां से लेके थर्ड बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमें नहीं निकलना है, हमें निकालना है। तो यहां पे मैं इसको x रख रहा हूं 3r। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज R2। तो मतलब अगर सेकेंड बोर ऑर्बिट का यहां पर क्या है R2 इसकी गिवन है, तो निकाल लेते हैं ना। क्या गिवन है? R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपके पास N1/N2 का होल स्क्वायर Z2/Z1 का। क्लियर है? ठीक है, तो मान के चलते हैं R1 अपाना कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्या हाइड्रोजन मान के चल रहे? चलो ठीक है, हाइड्रोजन मान के चलते। तो रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या है? रेडियस R2 गिवन है। ठीक है, तो R1 को मैं मान के चल रहा हूं हाइड्रोजन, ठीक है, और R2 जो है उसको मैं लेके चल रहा हूं वेरियम। ठीक है, ये हो गया आपके पास वेरियम 3+। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ अपन को ये निकालना है, तो रेडियस ऑफ Br। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Rbe3+। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू कौन सा ऑर्बिट पूछ रहा है? द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? N2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, है ना, और ये किस में प्रेजेंट है? सेकंड में, तो 2 रख दो, तो ये होल स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 4/9, है ना। Z2 एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम कितना होता है? 4, तो लग दो इंटू 4 डिवाइडेड बाय Z1 एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। R2 डिवाइड बाय Rbe3+ इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइड बाय 9 इंटू ये हो गया 16। ये कितना हो गया? 4। ठीक है, और बस हो गया सॉल्व। फिर देखो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 16 डिवाइड बाय 9 Rbe3+। ये आएगा भाई, ये आएगा। या फिर इसको उल्टा करोगे, अपन को तो इसके टर्म में लिखना है ना, हमें तो इसके टर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा Rbe3+, इसका निकालना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा NR2 डिवाइड बाय 16। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? 9/16 दिख रहा है R2, तो 9R2 नहीं है, ये 18 है नहीं है, 16 बिल्कुल ये वाला देखो आंसर आ गया। ये हो गया आपके पास आंसर। कोई घबराने वाली बात थी? यहां पर सिर्फ करा क्या है देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझेंगे ना, क्या दिक्कत है। देखो अगर यहाँ पे आकर से मैं पूछूं कि मैंने क्या करा है, बहुत इजी चीज है। आपको करना क्या है, ये जो दिख रहा है Rbe3+ और ये आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो हमें वैल्यू इसकी निकालनी थी, अपन ने स्टार्टिंग में R2 की निकाल ली थी। तो क्या करना है? अल्टा पल्टी करना है। ठीक है, सिर्फ ये रिलेशन अगर आपको याद है तो फिर मुबारक हो, आपको बहुत कुछ याद है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये जो बात करी हमने करी रेडियस को लेके, अब सेम ही इक्वेशन से उन्होंने क्या निकाला था? वेलोसिटी भी निकाला था, है ना। तो चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जितना लिखो। चलो बात करते हैं अब थोड़ी वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी कैसे निकाला उनने होगा, ठीक है, तो ये मैं आपके लिए रेफरेंस के लिए रखा हुआ हूं। ये देखो, तो यहाँ पे अगर मैं अब R की वैल्यू निकाल लेता हूं दोनों चीज में से, ठीक है, तो अपन के पास क्या इक्वेशन थी भाई? KZe² kg2 डिवाइड बाय mr, ठीक है, R² इज इक्वल टू ये था हमारे पास mv² डिवाइड बाय r। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना। और सेकंड वाली क्या बनी थी हमारी? वो बनी थी कि mur इज इक्वल टू NH/2π। ये बना था सेकंड वाला। अब यहां से दोनों में से R की वैल्यू निकाल लो जरा, तो ये R से तो ये R कैंसिल होगा, तो क्या बचा? देखो सिर्फ इस R को इधर लेके आना है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा kg2 डिवाइडेड बाय mr, ठीक है, m ये बचा v², ठीक है, तो v² है ना, mv²। क्लियर है? बाकी R तो वहीं पे है, ये हो गया R। अब यहां से निकालो तो R की वैल्यू हो जाएगी NH/2π इंटू ये हो गया NH/2π इंटू डिवाइड बाय 1 mu। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे दोनों R की जरा वैल्यू को पुट करो, ये भी R है ना, तो ये क्या जाएगा? देखो kg2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा mv² इज इक्वल टू NH/2π इंटू 1/mv।
ये होगा, ठीक है। तो इस m से ये m कैंसिल आउट हो गया, और क्या बच रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है। और ये v से एक v कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो v की वैल्यू को बस ऊपर लेके जाना है, तो kg2 डिवाइडेड बाय nh इंटू 2 पाई, ये हो गया, ठीक है। और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये हो गई v की वैल्यू, ये आ गई हमारी v की वैल्यू, ठीक है। अब चलो क्या देखेंगे सर, कांस्टेंट ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे, चलो आ जाओ कांस्टेंट ढूंढते हैं। कांस्टेंट क्या क्या है, k कांस्टेंट 9 × 10⁹, अपना e कांस्टेंट अब ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। 2 पाई तो सबको पता है कांस्टेंट, और ये क्या दिख रहा है आपको, h कांस्टेंट। क्लियर है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलो अब आगे चलते हैं जरा। देखो तो ये हो जाएगा, अब आपके पास ध्यान से देखना क्या होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हाइलाइटर फिर से सेलेक्ट हो गया, तो यहां पे v की वैल्यू निकालो, तो v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास, देखो 2.18 इंटू 10⁸, ठीक है। 2.18 इंटू 10⁸, ये बच के गया z अपॉन n इंटू z डिवाइडेड बाय n, ये हो गया। क्लियर है, तो ये जो आया आपका, ये क्या आया भाई, ये आ गया वेलोसिटी। क्लियर है, तो हम क्या देख सकते हैं, एक चीज रिलेशन देख रहा है क्या आपको, कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जितने नंबर बढ़ते रहेंगे, मतलब कि जितनी दूरी बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा वेलोसिटी कम होता रहेगा, ठीक है। या फिर जितना पास में ऑर्बिट रहेगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, बोल सकता हूं जितना छोटा ऑर्बिट वेलोसिटी ज्यादा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना छोटा ऑर्बिट, ठीक है, उल्टा ही बोले। क्लियर है, चलो तो यहां पर ये देखने को मिला, इसमें भी सेम कंडीशन लगेगा क्या, कि अगर दूसरे के लिए निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ऐसे, कैसा, ऐसा v1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z डिवाइड बाय n, ये हो जाएगा z1 n1। क्लियर है, ठीक है। v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z2 अपॉन n2। क्लियर है, ठीक है। अब इसको अगर रिलेशन बनाना चाहूं तो n1 v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया, देखो ये ऊपर वाले टर्म सीधे आ जाएंगे, z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n1। ये किसका हो गया भाई, वेलोसिटी का। अब अगर सर सेम एटम रहे तो क्या होगा, ये नहीं हटा, ये हटा देना, ठीक है। तो फॉर सेम एटम वेलोसिटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1, खत्म। ठीक है यार, तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, पता कैसे, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो अब तो बन जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, है ना, ऐसे निकाल लेना। क्लियर है, यहां पे समझ में आ गया। तो वेलोसिटी भी उन्होंने कैसे निकाली, इस तरीके से। क्लियर है ना। तो यहां पर आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको रिलेशंस थोड़े से याद रखने हैं। क्लियर है ना। तो बस चलो अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, एनर्जी की बात करेंगे, जो पोस्टुलेट नंबर 3 में आया था, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो चलिए पोस्टुलेट नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ये रहा, आपके सामने बाउंस होके आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑकर्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर। द डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन the two permitted orbit is absorbed when the electron jumps from inner to outer orbit and emit when the electron jumps from the inner orbit। ठीक है, तो यहां पर बात ये है, बात ये कुछ करना चाह रहे हैं मैक्सवेल वाली कैसे, कि मैक्सवेल ने क्या बोला था कि आप कह रहे हो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अंदर अगर कोई एनर्जी है तो वो धीरे धीरे करके गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता है। उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला यहां पे आओ थोड़ा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये अपने रेडिएटिंग नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से जंप करता है, जंप करके दूसरे ऑर्बिट पर आ जाता है, तो इसने यहां पर क्या करा होगा, एनर्जी को क्या करा होगा, एब्जॉर्ब करा होगा। क्लियर है। अब कोई भी ऐसा एटम
क्या होगा अगर वो यहां से ऊपर वाले हायर एक्साइटेशन स्टेट से नीचे आता है तो वो क्या करेगा भाई, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा भैया, वो रिलीज करेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा कैसे। आपको जब क्या हुआ कि आपके पापा ने, आपके मम्मी ने आपको थोड़े पैसे दिए, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने थोड़े पैसे दिए, आप नॉर्मल कंडीशन पे थे, आप कुछ काम नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ले पैसा, चॉकलेट खाओ, ठीक है, तो तुम क्या हो गए, तुम एकदम खुश हो गए कि चॉकलेट खाऊंगा, पानी पूरी खाऊंगा, तो तुम खुश हो गए। मतलब तुमने क्या करा, वो पैसा लेके एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप लोअर एक्साइटेशन स्टेट से हायर एक्साइटेशन स्टेट पे जा रहे हो। पहले आप शांति से बैठे थे, अब कहां पे बैठ गए, बाहर आके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ध्यान से सुनो, आप खाने तो जा रहे थे लेकिन एकदम से जज्बात पलट गए। मतलब क्या हुआ, आपके जैसे ही आपने पॉकेट देखा, वहां से, खाने के पहले वहां से क्या हुआ, आपका पैसा गिर गया था कहीं पे, तो क्या होगा, देखो अरमान टूट गए। तो जैसे ही आपने देखा कि यार मैं कहां था, इधर था, मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो खुशी कहां जाएगी, देखो खुशी पूरी की पूरी रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दोगे तो एब्जॉर्ब करके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर एनर्जी आप उसकी रिलीज, वो क्या होगा, धीरे धीरे सबकी एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, तो क्या करेगा वो, फिर एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा केमिस्ट्री की टर्म में भी लिख लेते हैं कि अगर कोई भी चीज लोअर ऑर्बिट से किस पे जाए, हायर ऑर्बिट पर, ठीक है, तो वो क्या करेगा भैया, वो करेगा आपका एनर्जी एब्जॉर्ब, क्लियर। अब अगर कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर आए तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्लियर, समझ गए। अब सुनो, टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं तो फिर अपना अच्छा रहेगा, ठीक है। टोटल एनर्जी अगर बात करूंगा तो कितनी होगी उसके अंदर, तो मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो वो मूवमेंट कर रहा है वो वाली एनर्जी, ठीक है, मतलब कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एक तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा सटल होगा, थोड़ा सा शांत होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को कभी कभी लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं, तो वो मत समझ लेना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल इनटू एनर्जी, ठीक है, मतलब कि कोई अगर चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, और उसको आप खींच के किस में लेके आना चाह रहे हो, अपनी फील्ड में लेके आना चाह रहे हो, यहां पर उसका जो यूनिट है वो क्यू होगा, आप उसको खींच के अपने पास लेके आना चाह रहे हो, तो वो जो एनर्जी लगेगी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सर ये तो पता है, 1/2 mv², ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Z E2 E² डिवाइडेड बाय R, R स्क्वायर नहीं होता, R होता है, ठीक है। ये कैसे आया सर, Z E²। अब ये याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव में होती है, क्यों, क्योंकि भैया एक खुद इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ZE मतलब जहां पे आप जिससे खींच के लेके आना चाह रहे हो वो वाला चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होगा, ZE, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो इनटू करोगे तो क्या हो जाएगा, -ZE², तो ये आ गया माइनस, क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर होगा। पोटेंशियल क्या होता है, वापस से सुन लो कि वो वर्क डन जहां पर जब एक चार्ज प्रेजेंट है इंफिनिटी पे, ठीक है, उसको मैं खींच के लेके आ रहा हूं, तो जरूरी है, मतलब क्या होगा, काम हो रहा है ना, कुछ वर्क हो रहा है ना, यहां से खींच के इधर लेके आ रहा हूं, तो वो जो वर्क डन हो रहा है वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क डन करने में जो एनर्जी लग रही है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, समझ में आ गया। तो बस आपको ऐसे ही समझना है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको ही सॉल्व करते हैं। तो टोटल एनर्जी हमने लिखा 1/2 mv² प्लस, मतलब माइनस, प्लस ही लिख लेते हैं, माइनस K
KZE² डिवाइड बाय R kg2। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको थोड़ा सा कुछ याद दिलाना है। चलो आ जाओ, पीछे आएंगे, पीछे 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 पीछे, ये वाला इक्वेशन देखो, हमने क्या निकाला था, KZE² डिवाइडेड बाय यहां पे है R, ठीक है, और ये क्या बचा, सिर्फ mv² दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1। अरे ये है ना, ये है ना, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, सिर्फ अगर mv² को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, तो क्या दिख रहा है, kg2² अपॉन R, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये मैं काइनेटिक एनर्जी में पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि वो भी तो मास और वेलोसिटी ही है। चलो आगे जाओ, ठीक है, तो मैं यहां पर पुट करने वाला हूं, ये तो बाउंस करके आ गया, ये देखो यहां पर क्या हो गया, 1/2, ये mv² की जगह पुट कर रहा हूं, kg2 डिवाइडेड बाय R प्लस माइनस प्लस मैथ्स वाले, और अरे माइनस, चलो माइनस लगाओ, KZE² डिवाइड बाय R, थोड़ा करना पड़ता है, मजा आना चाहिए कि नहीं। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, E लिख दूं सिर्फ इसको, तो वो क्या हो रहा है, देखो ये आधे में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, सर आधा ही बचेगा, लेकिन नेगेटिव में बचेगा। आहा बहुत अच्छे, तो ये हो जाएगा -1/2 KZE² डिवाइड बाय R। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्लीज, थोड़ा दिमाग लगाए। हमने अभी देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर से देख लो, अच्छे ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2, अगर mv² की मैं वैल्यू यही पुट कर दूं तो KZE² डिवाइडेड बाय R होती है, ठीक है, हाँ जी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ये होती है, और टोटल एनर्जी जो आ रही है आपकी वो ये आ रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो देखो, ये देखो और ये देखो, क्या फर्क है, फर्क बताओ, फर्क है इधर, ठीक है। तो मैं अब क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इक्वल होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का साइन चेंज होता है। देखो भाई, या तो इसको लिख लो, उसको लिख लो, ये तो पूरा तो सेम ही है, ये नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, 1/2 kg2 अपॉन R, 1/2 kg2 अपॉन R, दोनों सेम ही है, मतलब सिर्फ डिफरेंस कहां पे है, साइन में डिफरेंस है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितना इजी है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना, ठीक है। चलो अब अपन एक और चीज क्या बोल सकते हैं, देखो एक और चीज देखो, कि यहां पर kg2 की जगह पे, kg2/R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक और रिलेशन की, E इज इक्वल टू माइनस kg2 हाफ 1/2, kg2 की जगह पे मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो आएगा नेगेटिव पर ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, ऐसा। तो ये रिलेशन भूलने की तो बिल्कुल जरूरत ना करें, ठीक है, ये वाला एक ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ना भूले, क्यों, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, दिख रहा है, इजी लग रहा है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टफ बनाएंगे, टफ वैसे तो बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाली बात है, तो कैसे लगाना है बस वो मैं आपको समझाऊंगा, आ जाओ कैसे लगाएंगे। यहां पर आपके पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, E इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2, अब तो याद हो गया होगा, kg2 डिवाइड बाय R। R की वैल्यू क्या निकाली थी, बोला था वहां पे कि लगेगा एनर्जी में, ठीक है। तो देखो R की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, देखो यहां पे n² अपॉन 4π² mkg2, n² अपॉन 4π² kg2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो R की जो वैल्यू आई वो आई n² m kg2 अपॉन 4π का स्क्वायर था, क्या 4π² था कि नहीं था, बिल्कुल बताओ, ये देखो 4π का स्क्वायर है कि नहीं। चलो तो ये वाली जो वैल्यू है हम वो यहाँ पे पुट करने वाले हैं। देखो भैया अब खतरनाक होने वाला है, देखो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है, इंटू के है तो यहाँ पे KZE², R की वैल्यू पुट कर रहा हूं लेकिन अलग कलर से, तो थोड़ा सा अलग देखे तुम्हें, है ना, तो यहाँ पे इससे पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, n² इंटू h² इंटू ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4π² इंटू mkZE²। ओहो हो, अब भैया अब काटापीटी करना है, ठीक है। तो देखो
ये क्या बच रहा है, यहां पर ये 2 है, ये गया, ये चला गया 2 टाइम्स, है ना, n स्क्वायर h स्क्वायर kg का भी स्क्वायर हो गया, देखो kg2 और kg2 तो स्क्वायर हो गया। अब कैसे बनेगा, देखो e की वैल्यू क्या आ गया, माइनस है, बिल्कुल है, माइनस तो है, ठीक है, बच गया 2, बच गया पाई का स्क्वायर, लिख दो, क्या बचा अब k स्क्वायर kz(e2) का होल स्क्वायर बच गया, अपॉन इंटू एम बच इंटू एम डिवाइड बाय n स्क्वायर और h स्क्वायर। हा, क्लियर, समझ में आ गया। अब भैया क्या ढूंढेंगे, कांस्टेंट ढूंढेंगे सर, बिल्कुल आ जाओ, कांस्टेंट ढूंढते हैं, जाओ देखो, कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट और h कांस्टेंट, बच क्या गया z स्क्वायर और n स्क्वायर, है कि नहीं, तो बस इसको जरा पुट कर देते। देखो अब सबको ये वैल्यू तो जानते होंगे, वैल्यू जानते होंगे, ठीक है, वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे k की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, ये हाइलाइटर सेलेक्ट है, देखो फिर से तो k की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू भी पता है, तो यहां पर जब इसको पूरी वैल्यूज को पुट करोगे आपके पास डायरेक्ट फाइनल एक इक्वेशन बन के आएगी। कहां लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन यहां पर लिखी जा रही है, वो जाएगा -13.6 क्या बच गया, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म। ऐसे आपको पुट करना है, क्लियर। नहीं सर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, जूल में चाहिए, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का डिवाइड कर लो तो जूल में जाएगी, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको ऐसे पुट करना है, क्लियर। तो ये जो आ गई आपकी एनर्जी की इक्वेशन आ गई, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखो और आगे आओ, और आगे ये सही है, अब ये देख ले, देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन क्या निकल के आया, E is equal to -13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है कूलम नहीं जूल, ठीक है, ऐसे। तो अब 1 जूल तो निकाल सकते हो ना, 1 जूल निकाल सकते हो, डिवाइड हो जाएगा उससे, क्लियर, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा, ये मुझे नहीं बताना, मुझे दूसरी चीज बताना। देखो अब अगर आपसे पूछ ले कि एनर्जी डिफरेंस बता दो, ठीक है, E2 माइनस E1, मतलब कि अगर यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से लेके इधर जा रहा है तो E2 हो गई, और यहां से लेके अगर इधर तक जाएगा तो E1 हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके बीच में जो एनर्जी है, एनर्जी जो गैप है वो निकालना है, तो कैसे निकालोगे एनर्जी गैप, तो मुझको निकालना है क्या, E से लेके 2 से जब वो 1 जा रहा है उसके बीच में, तो क्या हो जाएगा, देखो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, क्लियर है। तो अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूं, कौन सा वाला, ये इतना बड़ा वाला, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो -2 पाई स्क्वायर kz का, तो वापस लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखो -2 पाई, ठीक है, -2 पाई क्या बचा, 2 पाई kz स्क्वायर, तो यहाँ पे चलो पुट करते kz(E2) का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया, फिर से वही आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, कुछ रह गया क्या, वापस से कर लेते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर, बाकी तो पूरा क्लियर है, m की बस इंटू करना है, ये देखो क्लियर है। अब अगर 2 के लिए बात कर रहा है, सेकंड वाले के लिए, तो उसकी एनर्जी सेल क्या होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे मैं n2 रख दूं, z अभी मान के चलते हैं सेम है, अभी बस मान के चल लो, ठीक है, z सेम, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ये वाला माइनस E1 की वैल्यू भी क्या होगी, -2 पाई kz स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर इंटू बाय स्क्वायर डिवाइड m, और ये जाएगा n1 का स्क्वायर और ये h स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि ये बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, z को भी लेके, क्यों, क्योंकि एक ही एटम में तो इधर उधर हो रहा है, एक ही एटम में इधर उधर होता है, तो z भी क्या है, देखो z भी सेम है, ठीक है, तो कॉमन आ सकता है ये नेगेटिव, और ध्यान से सुनो अब एक चीज, थोड़ा मैस लगा लो इधर, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ठीक, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो इसको मैं उठा के इधर लिखूंगा और इस पूरे को उठा के मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। तो भैया होगा क्या, देखो ये हो जाएगा आपके पास -2 पाई, ठीक है, kz स्क्वायर, ये स्क्वायर ये कॉमन, डिवाइड बाय h स्क्वायर कॉमन, और आपका m कॉमन। देखो इधर आओ, वापस से समझो अच्छे से, देखो ये 2 पाई
ये 2 पाई कॉमन, के जेड ई स्क्वायर ये के जेड ई स्क्वायर कॉमन, एम एम कॉमन, ठीक है, एच स्क्वायर कॉमन, तो ले लिया कॉमन। बचा क्या? कुछ नहीं बचा, तो बस इसको सॉल्व करते आ जाओ। ये हो जाएगा आपके पास, ये देखो प्लस से कौन सा है ये वाला, तो ये हो जाएगा 1/1 n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। अब ये बताओ ये किसके जैसी दिख रही है? ये किसके जैसी दिख रही है? रिडबर्ग जैसी दिख रही है क्या? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? रिडबर्ग जैसी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, दिख रही है ना। तो बस उन्होंने जो निकाला था वो यहीं से निकाला था भैया। क्या है देखो, इज इक्वल टू क्या चल रहा है? ई चल रहा है ना। तो बस ये क्या होगा देखो, ई इज इक्वल टू, इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? 109 6 7 8 लगा दो, 109 6 7 8, ये हो जाएगा 1/, साथ ही साथ सुनो एक चीज, अगर एटम कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू जेड का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा n1 माइनस n/n2 का स्क्वायर, खत्म। सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा ये, लैम्डा के लिए निकालोगे तो, म्यू नंबर के लिए निकालोगे तो, ठीक है। अब अगर एनर्जी को लेके बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, आर एच की ना 2 वैल्यू होती हैं। आर एच होता क्या है सर, यही नहीं बताया? अरे रिडबर्ग कांस्टेंट, समझ गई? रिडबर्ग कांस्टेंट मतलब कि इसकी 2 वैल्यू होती हैं, एक तो 109 6 7 8 और एक होती है आपकी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस, ये कितनी होती है? लगभग 19, ऐसे 2 वैल्यू होती है, तो 18 होता है, 18, ठीक है। 2 वैल्यू होती है इसकी। ये किस में है? ये एनर्जी में है, जब आप जूल में निकालोगे तब आएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बस जूल में, ठीक है। ये भी होती है एक, बता दे रहा हूं, लेकिन इंटू कैसे करना पड़ेगा? जेड स्क्वायर से। क्लियर? समझ गए? बहुत इजी। टफ लगा क्या? अब मेंस वाले सारे बच्चे जाग जाओ, मेंस वाले सारे जाग जाओ, ठीक है। आपको जितनी भी रिलेशंस है, अब यहां से पीछे भी देखोगे तो आगे भी देखोगे तो मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? बस आपको इतना करना था, ठीक है। अब सुनो एक चीज, आपकी जो एनर्जी है वो एडिटिव टर्म होती है, याद रखना ये बात, ठीक है। जो आपका एनर्जी है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं तो जिसमें आपको याद रहेगा स्टार मार्क करके कि एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है? एडिटिव टर्म होती है, एडिटिव टर्म होती है। मतलब क्या है सर इसका? देखो, अगर मैं यहां से चला हूं, ठीक है, मैं सबसे पहले गया इधर, तो ये हो गया E1, फिर मैं गया इधर, ये हो गया E2, फिर मैं गया इधर, ये हो गया E3, 3 जगह गया। तो क्या मैं अगर डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक की एनर्जी निकाल लूंगा तो क्या वो इन तीनों के इक्वल नहीं आएगी? अरे बिल्कुल आएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, E टोटल निकालूं 1 से लेके अगर मैं 3 तक गया तो ये क्या हो जाएगा देखो, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये एडिटिव टर्म होती है ऐसे, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको ही मैं एक और टर्म में लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। कौन सा वाला? E2, E जो होता है 1 से लेके मान लो 2 तक गया, तो मैं लिख सकता हूं ना कि E2 माइनस E1 है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो ऐसे, इसको भी लिख सकता हूं लैम्डा 1 माइनस 1 से लेके 2 तक गया तो क्या हो जाएगा देखो, H, ये हो जाएगा μ2 माइनस H μ1, H कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा μ1 अपॉन μ2, μ2 1 से लेके μ2 गए तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1, और म्यू को क्या लिख सकते हो? लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा एक और टर्म 1 अपॉन लैम्डा, क्या 1 से लेके 2 तक गए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1, खत्म। तो बहुत तरीके से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एक बार, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये देखो, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। क्या? रेडियस हमने पढ़ ली है ना, वेलोसिटी हमने पढ़ ली, एनर्जी हमने पढ़ ली है ना, और टाइम पीरियड जो है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये फॉर्मूला को याद रखो तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। क्लियर? अब जो है सारे मेंस वाले ना, इस पे भी ध्यान दे लो अगर उन्होंने डेरिवेशन नहीं देखा है तो, ठीक। सेम एटम और डिफरेंट एटम के लिए लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास N1 अपॉन N2, अब तो सबको पता होगा, ठीक है। मेरे से पहले लिख लो Z2 अपॉन Z1, ये किसके लिए हो गया? अब ये तो मैंने लिख ही दिया, तो एक काम करो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले फॉर डिफरेंट एटम,
ठीक है, और सेम के लिए क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया भैया, सेम एटम, सेम एटम। क्लियर, चलो आगे आओ। यहाँ पे वेलोसिटी के में क्या करोगे, फिर वेलोसिटी हो जाएगा इक्वल टू V1 अपॉन V2। क्या बताया था, ऑर्बिट के उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 इंटू Z1 अपॉन Z2। क्लियर, किसके लिए, डिफरेंट एटम के लिए। सेम के लिए क्या होगा भाई, सेम के लिए हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। मतलब कि यहाँ पे एक चीज साफ साफ दिख रहा है, अगर सेम एटम पूछ लिया तो Z को छोड़ देना, ये देखो Z को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी तो इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर E1 अपॉन E2, ये नहीं देखा है लेकिन फिर भी देख लो, माइनस ये तो हट जाएगा, क्या बचेगा, नीचे क्या है N2 तो उसको उल्टा लिखेंगे, ऊपर क्या है Z1, तो यहाँ पे Z1 अपॉन Z2 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर फॉर डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम। ठीक है, यहां पे सेम के लिए क्या हो जाएगा, फिर ये हट जाएगा। एक चीज ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि यहां पर ध्यान से देखो, किसमें, एनर्जी में, ये कितना है देखो 2, ये है 2, मतलब कि सिर्फ एनर्जी एक ऐसा है जिसमें दोनों में स्क्वायर लगा है, बाकी किसी में नहीं लगा है। ठीक है, समझ में आ गया, तो बस आपको इतना थोड़ा छोटा सा छोटू सा याद रखना है। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक एनर्जी वाला टर्म, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से कि एनर्जी जो है, अगर मैं 2 से लेके 1 तक जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो E2 माइनस वो E1 हो जाएगा। E को क्या लिख सकता हूं मैं, H μ2 माइनस μ1, माइनस नहीं है ये, μ2 से μ1, तो ये क्या हो जाएगा H μ2 माइनस H μ1। H कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, μ2 से लेके अगर मैं 1 तक गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है μ2 माइनस μ1 हो जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये पहली चीज। अब म्यू को ही मैं लिख सकता हूं लैम्डा, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, 2 से लेके अगर मैं 1 तक गया तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। क्लियर, समझ गए, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, तो अपन ने बोर्स जो है, इतना हैवी टॉपिक है, थोड़ा सा हैवी है, तो ये जो है अपन ने बहुत सिंपली तरीके से समझा है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद ऐसी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल टर्म से लेके गया हूं, सिर्फ इक्वेशंस को पुट करना है और कैसे कैसे फॉर्मूला निकल के आते हैं वो मैंने आपको सब अच्छे से बताया है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था तो वो देख लेते हैं, एडवांस 2023 का पेपर नंबर 2, ठीक है। क्या पूछ रहा था, फॉर हीलियम एटम, ठीक है, ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना टू द ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज। क्या पूछा है, वेवलेंथ। कैसे पूछा है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये पूछा है कि अगर जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन जो हो रहा है कहां से लेके, फ्रॉम ऑर्बिट का रेडियस दी है, ऑर्बिट नहीं दिए, ऑर्बिट नहीं दिए, उनके रेडियस दिया है ना, तो अपन को ऑर्बिट तो पता करना पड़ेगा पहले, तो वो कैसे पता करोगे, अगर मुझे ऑर्बिट पता होता, मान के चलो, ठीक है, तो देखो यहां पर एक बार ये देखो 2.2 क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर -18, रिडबर्ग एनर्जी वाला निकाला इसने, एनर्जी वाला, ठीक है, ये लैम्डा वाला नहीं है। कितना गिवन है, इतना गिवन है ना, तो चलो आ जाओ, अब अपन वापस से बात करते हैं कि कैसे निकालोगे। रिडबर्ग गिवन है तो E इज इक्वल टू, फिर से पुट करेंगे RH Z का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, मगर N1 N2 है ही नहीं, N1 N2 है ही नहीं, क्या करोगे, फिर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहां पर मुझे सिर्फ निकालना है वेवलेंथ, वेवलेंथ मुझे निकालना है, तो वेवलेंथ के लिए यहां पे पुट कर सकता हूं SC डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है, SC तो मुझे पता ही होता है, लैम्डा मुझे निकालना है, तो चलो आ जाओ निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलो आओ, देखो यहां पर मुझे सबसे पहले चाहिए ऑर्बिट, तो ऑर्बिट मैं कैसे निकालूंगा, देखो भाई सबसे हमारे पास एक क्या प्रेजेंट है, एक चीज प्रेजेंट है, क्या 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 क्या, रेडियस, बहुत हमारे पास विद्यावान चीज प्रेजेंट है, रेडियस। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, हम सबको पता है 0.529। अब मगर एक बात यही, वो पिकोमीटर में है और ये एंगस्ट्रॉम में है, तो कन्वर्ट कर लो ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 0.529 को अभी बाद में लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या जाएगा अपना n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ऐसे ही होता है, n स्क्वायर डिवाइड बाय z ही होता है कि z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर ऊपर आता है ना, ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो एंगस्ट्रॉम में है ये, तो पुट का अपन को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 52.9, अभी बताया था, n स्क्वायर अपॉन z
ठीक है, और ये हो जाएगा पिकोमीटर। चलो आ जाओ, रेडियस गिवन है 105, तो यहाँ पर पुट कर दो 105 इज इक्वल टू 52.9, 105.8 है ये, इंटू 52.9, ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 2। देखो n स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 कहां से आया, एटॉमिक नंबर हीलियम का, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा, देखो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब n की वैल्यू आ गई 2, ये आ गया आपके पास 2 वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया, मतलब n जो है पहली वाली जो आप कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर, तो यहां पर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम मतलब जहां से, तो n1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो n1 आ गया हमारे पास, तो r1 किसे हमने निकाला क्या, n1, और n1 आ गया 2। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अपना n1 तो आ गया है ना, मतलब 4 आ गया। चलो अब 4 कैसे आ गया, अरे n1 का स्क्वायर है उधर, है ना, तो आ जाओ आगे। अब पूछ रहा है टू द ऑर्बिट ऑफ इतना पिकोमीटर, तो इसको भी लिख लेते हैं, r2 इज इक्वल टू 52.9, क्या बड़ी बात है, ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाय z, z मतलब 2, और ये जाएगा पिकोमीटर। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है, 26.5, 26.45 इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पिकोमीटर। इससे इसका इंटू करूंगा तो लगभग इसके इक्वल आ जाएगा ना, इसके इक्वल करूंगा तो ये हो जाएगा लगभग इसके इक्वल हो जाएगा, तो n जो है उसकी वैल्यू आ गई 1, ये कौन सा है 2 वाला, तो ये आ गया 1। तो यहां पर आपको सिर्फ पुट करना है h और c और लेमडा, ठीक है। आर एच की वैल्यू भी आपको गिवन है 2.2 इंटू 10 की पावर -18, z क्यों पता ही है आपको, यहां पर पुट करेंगे 1/4 -1। क्लियर है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लगभग लैम्डा इज इक्वल टू कुछ ऐसा सेंटीमीटर आने वाला है, 300 में कह रहा हूं नैनोमीटर आने वाला, ये हो जाएगा नैनोमीटर, ठीक है। 30 इंटू 10 की पावर, नैनोमीटर कितना होता है, उतना मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना था, ऐसे लगेगा। तो इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाला रिलेशन अगर नहीं पता होगा तो मुश्किल आ जानी है। क्लियर, चलो आगे चलो। देखो अब ये आ गया एडवांस 2019 में पेपर नंबर द्वितीय, क्या बोल रहा है, कंसीडर द बोर्स मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस in the following list this quantities of nth orbital of atom and list 2 contain option shows how they depend on n। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यहां पर पूछ रहा है कि भैया लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन मैच हो रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात एक चीज और बता दूं कि जो बोर्स है ना वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही एप्लीकेबल था, वो लिमिटेशन में जाता है वैसे तो। चलो अभी इसकी बात करते हैं। पहला वाला है ऑप्शन 3 का पी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन दी nth ऑर्बिटल, कितनी होनी चाहिए, तो इसका पी का ऑप्शन दिया, मतलब ये वाला n की पावर -2, क्या ऐसा होता है, तो चलो देख लेते हैं। हमने अभी निकाला था टोटल एनर्जी मतलब ई ही, तो -13.6 था ना, ठीक है, 13.6 था, इंटू क्या था अपना z² अपॉन n², यही था, उल्टा था उसमें, n² अपॉन z² नहीं था, z² अपॉन n² था। क्लियर, तो अब बताओ टोटल एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे तो क्या हो गया था, वो उसका अपोजिट साइन था ना, कि नहीं था, अरे पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो नेगेटिव हो गया था। ठीक है, तो यहां पर अब इसको अपोजिट साइन में निकाल ले, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² था, तो वो जाएगा kg अपॉन n²। तो यहां पर ये वाला जो टर्म है, तो ke जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n/2 के, बिल्कुल सही है। कैसे नहीं समझ में आया, देखो वापस आओ, पीछे चलो, पीछे ये वाली टर्म देखो। अगर मैं बात करूं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, अपन ने पीछे रिलेशन लिखा था ये वाला, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर दूं, दोनों सेम ही है लगभग, देखो सिर्फ पॉजिटिव में फर्क है। ठीक है, पॉजिटिव में फर्क है ना, यहाँ पे देखो जो है ये सिर्फ उल्टा है, ठीक, ये उल्टा दिख रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी, ये देखो। तो अगर जहां पे मैं लिखूं टोटल एनर्जी सेम ही है, बस उसमें साइन अलग है, ठीक है, ये देखो साइन अलग है, तो मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू 13.6 इंटू z² अपॉन n²। देखो लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, यहां पर मैं लिखूं ऐसे, कहां गया, ये है, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 13.6 इंटू z² अपॉन n²। तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूं, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ke क्या हो गया भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना n² के, तो इसको लिख सकता हूं ना ke प्रोपोर्शनल हो गया n-² के। तो ये सही तो है, ये वाला सही तो है। क्लियर, समझ में आ गया।
थर्ड से एस वाला, अब ये थर्ड ही है तो उसमें एस कहां से आ गया, एस वाला बोल रहा है n की पावर 1, कहां 1 तो है ही नहीं, स्क्वायर है एनर्जी में, ठीक है तो ये छोड़ गया, इसको हटा दो। फोर्थ बोल रहा है यू, फोर्थ बोल रहा है यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल, यू क्या है भैया, यू बोल रहा है n की, आहा अंडर रूट लगा दिया यार, देखो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट n के, ये कहां से हो गया, ये कैसे हो गया, चलो फोर्थ बोल रहा है क्यू, अब वो फोर्थ फिर से बोल रहा है क्यू, ये हो गया n की पावर 1, 1 अपॉन n, यार एनर्जी है स्क्वायर दोनों में है बोला था, तो ये होगा क्या ऑप्शन, नहीं होगा, हटा दो, ठीक है तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए वाला, बिल्कुल ऐसे 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 करके ए इज इक्वल टू अर्पित आंसर लिख देने का। क्लियर, मजा आया, आगे आओ, आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर दिस पे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस इतना इतना इतना, इट्स एनर्जी इन थर्ड बोर ऑर्बिट इज, थर्ड बोर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, फिर से सुनो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन इज इतनी गिवन है, ठीक है, इट्स एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इज, फिर से E1 अपॉन E2 लगाओ, आंसर लगाओ, ठीक है क्या होगा भाई E1 अपॉन E2, ठीक है पहले ऑर्बिट के लिए यहां पे क्या था देखो, अब कौन सा लगाओगे, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, ठीक है देखो सेम ही एटम की बात कर रहे हैं ना, तो क्या करोगे वही वाला लगा लो, ऊपर कौन रहता है उसमें Z रहता है, तो नीचे क्या रहेगा नाइट, वो रहेगा नाइम, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 का स्क्वायर, पुट कर सकते हो इसको, इजीली निकाल सकते हो, एनर्जी एक की गिवन है, ठीक है और उसका ऑर्बिट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये गिवन है, ठीक है और थर्ड वाले का ऑर्बिट गिवन है, इसकी एनर्जी निकालना है, इजी है, समझ गए, चलो इसको सॉल्व कर लेना। अब आगे आओ, अब होमवर्क की बात ये है, होमवर्क थोड़ी छोड़ दूंगा मैं, होमवर्क थोड़ी छोड़ दूंगा, यहाँ पे देखो द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अल्फा, देन डी ब्रोगली मैंने अभी कराया नहीं वैसे, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है अगर ये नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दे तो दिया है अभी, सिर्फ डी ब्रोगली पूछा है आपसे, तो वेवलेंथ ही निकालनी है, वैसे तो वेवलेंथ ही निकालनी है, ठीक है तो आप वेवलेंथ इसको निकाल के देखना, ठीक है तो देखो एक बार, मगर भले ही मैंने कराया नहीं तो तुम किसी से छाप के मत आ जाना, ठीक है चलो आ जाओ, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है कि विच ट्रांजिशन में, हट जाता हूं एक बार तो, which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer's type of transition from N2 से लेके N1, क्या पूछा है भाई, यहां पे ट्रांजिशन पूछा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, would have the same wavelength, सेम वेवलेंथ, सुनो सुनो सेम वेवलेंथ बोल दिया है, ठीक है तो आप क्या करोगे, λ1 इज इक्वल टू λ2, यहां से सॉल्व करना, एनर्जी से निकाल लेना, और एनर्जी से λ1 इज इक्वल टू, अरे देखो भाई उसका क्या निकला था, म्यू बार इज इक्वल टू होता है ना, म्यू बार इज इक्वल टू कितना था अपना भाई 109 6 7 8, ठीक है तो 109 6 7 8, यहाँ पे क्या रखोगे 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है बस इतना हिंट दे रहा हूं, अभी इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, N2 स्क्वायर, ठीक है चलो अब यहाँ पे Z भी आएगा नहीं आएगा वो तुम्हें सोचना, ये वाला होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है अभी किसी से छाप के नहीं आना है ना चलो आ जाओ, अब इसको मेरे को सॉल्व कराना है, ये वाला चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, AIEEE 2002 में ये क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, जब तक तुम लिसनर लिखो, फिर अपन जो पीछे का है वो उसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, इफ हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6, ये तो हमें पता है ना, क्या पता है देखो, अगर मैं ऐसे निकालू E इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक है तो अगर मैं ये किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, अगर हाइड्रोजन एटम यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैसे तो, हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड स्टेट, अब सबसे पहले तो ये स्टेट का मतलब समझ लो, ग्राउंड स्टेट मतलब कि वो जो जहां पर प्रेजेंट है वहीं पर है, ठीक है तो उसकी वैल्यू 1 मान लो, ये ग्राउंड स्टेट मतलब कि 1, ग्राउंड स्टेट मतलब कि वो किस ऑर्बिट पर है, फर्स्ट ऑर्बिट पर, ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है तो चलो इसको निकालो जरा, तो क्या आएगा देखो, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है 1, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हम भी निकाल सकते थे, ये हमें गिवन देकर रखा है, सोचो क्या बोल रहा है, देन दैट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सुनो इधर आओ, ये ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट
एक्साइटेड स्टेट, मतलब कौन सा वाला, सेकेंड वाला। तो क्या करोगे, जब भी ऐसा लिखा आ जाए सेकेंड, थर्ड, एक्साइटेड स्टेट, तो क्या करना है, सिर्फ n+1 कर देना, n+1, सिर्फ इतना कर दो। कितना लिखा है 2, तो 2 n की वैल्यू कितनी हो गई 2+1, कितना हो गया, एक्साइटेड स्टेट कौन सी, थर्ड पे है वो। क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर वो लिख दे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो क्या करोगे 3+1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n+1, n की वैल्यू हो गई 3+1, तो कितना हो गया, फोर्थ वाले ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। तो इससे क्या निकलेगा, आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट निकलेगा, ठीक है। अगर ऐसा निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन समझते हैं। देखो, देन डेटा ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अरे यार बहुत ईजी है। देखो E इज इक्वल टू -13.6 होता है, Z²/n² होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -13.6 एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब कि वो आयोनाइज हो चुका है, ऊपर जा चुका है। तो ध्यान से सुनो, 13.6 Z² 1 हो गया, n अपॉन की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 3 है, क्यों, क्योंकि सेकंड वाला है, और सेकंड मतलब कि n+1 मतलब 2+1 मतलब 3, तो यहाँ पे 9 लिख दो डायरेक्ट, n का स्क्वायर है 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे जरा, तो ये चला जाएगा 1 पॉइंट कुछ तो जाएगा, 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 और 5, 1.5 कुछ आएगा, -1.5 ये लिखा है -1.5। क्लियर है, इजी था, इसमें कुछ करना ही क्या था। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, क्या कि अपन ने जो वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, जो अपनी ये आ रही है 13.6, ये सब है क्या, कभी सोचा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं इस बार के लिए, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पीडीएफ में ये शायद ना मिल पाए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा तो पीडीएफ में फिर वो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक चीज समझाता हूं कैसा, कि ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही है, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। तो देखो क्या आ रहा है कि E की जो वैल्यू आती है हमारी, वो आती है 13.6, माइनस में वो होता है आपका, उसको छोड़ो बाकी का, ठीक है, ऐसा EV, बाकी का छोड़ो, n²/z²/n² को छोड़ो अभी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बता क्या रही है, पता है आपको, ये वैल्यू बता क्या रही है, ये बता रही है वैल्यू कि ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है। किस चीज की एनर्जी है भाई, सुनो, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी से तो बाइंड करके रखा होगा, ठीक है। तो वो कितनी एनर्जी बाइंड करके रखा है, वो इतनी एनर्जी से बाइंड करके रखा है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बाइंडिंग एनर्जी है ये, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब कि खुद सोचो ना, कि अगर एक चीज यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक चीज यहां पे प्रेजेंट है, अब मैं इसको बस बांध के रखा हूं, तो मेरी कुछ ना कुछ तो एनर्जी लग रही है। जैसे कि मेरे पास अभी सिर्फ बॉटल ही है, सही बता पाऊंगा, ये बॉटल है। अगर मैं क्या करूं, यहां से इसको मैं ऐसे बाहर खींचूं, ऐसा ऐसा खींच जाएगा ये, फिर अभी मैं इसको खींच रहा हूं, मतलब कि इस साइड में मेरा कुछ फोर्स लग रहा है, तभी तो ये सीधी है कि नहीं। अगर मैं क्या करूं, इसको सिर्फ यहां से मैं हल्का कर दूं इस साइड से, तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा चला जाएगा, समझ पा रहे हो। तो क्या है, वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी से क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, वरना क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन छूमंतर हो जाएगा, ऐसा भग जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ होल्डिंग पावर रखा हुआ है, बाइंडिंग फोर्स, वो बाइंडिंग फोर्स कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर, समझ में आ गया। अब सर आप कभी कभी बोलते हो कि आयोनाइज हो गया, आयोनाइज हो गया, भग गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है, वो भग गया, तो क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। जैसे एग्जांपल मान के चलते ये सोडियम है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भग गया तो किस में चला जाएगा, ये Na+ में। एग्जांपल दूसरा जो अपन बार बार लेके चल रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन भग गया तो क्या बन जाएगा, ये H+। अब अगर जो भाग रहा है उसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिल रही होगी, है कि नहीं, तो उसको क्या हो रहा होगा, उसको इस एनर्जी से डबल एनर्जी मिल रही होगी, तभी तो जाके वो भाग पा रहा है। समझ गए, नहीं समझे। देखो फिर से एग्जांपल सुन लो, कि अगर मुझे कोई 10 रुपए में क्या कर रहा हूं, मैं उसका कुछ काम कर रहा हूं 10 रुपए में, ठीक है। अब अगर सामने वाला, जैसे कि अगर मेरे मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा सामान लेके आओ, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10 रुपए में काम कर दूंगा, मम्मी का सामान लेके आ जाऊंगा, सब्जी वगैरह जो भी मम्मी मंगा रही है, ठीक है। लेकिन अब अगर मेरे पापा आए
और पापा बोले मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा, तुम ये काम कर दो, ठीक है, मेरा फॉर्म जो है वो भर के आ जाओ, तो क्या मैं वो काम करूंगा? मैं नहीं करूंगा। मम्मी का काम छोड़ के मैं पापा का काम करूंगा। तो वही, तो जो पापा ने मुझे एनर्जी दी, डबल एनर्जी दी ना, 10 की जगह डबल दिया ना, तो वो डबल क्या हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आपसे सुनो अच्छे से, ये बता क्यों रहा हूं, अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या निकालो, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे? बहुत सिंपल सी चीज करोगे तुम, कि क्या करोगे? साइन चेंज कर देना। क्या कर देना? कर देना। किसका भाई? टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। चलो फिर से एक और एग्जांपल वापस इसके लिए समझते हैं। अगर हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है 13.6 से, अगर मैं इसको 13.6 वापस दे दूं तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उससे तो वो जुड़ा ही हुआ है। अब अगर मैं इसको डबल दे दूं, मतलब प्लस 13.6 दे दूं, अब तो ये काम करेगा। क्यों? पहले नेगेटिव में था, अब वो पॉजिटिव में है, तो काम करेगा वो। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको ही बोलूंगा मैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? मतलब किसी भी एटम को आयोनाइज करने वाली जो भी एनर्जी है वो क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। कितना इजी था। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशन देखे। पहला, काइनेटिक एनर्जी का साइन चेंज कर दो, टोटल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सेम साइन में रखो लेकिन इंटू 2 का कर दो। ठीक है, और अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो क्या करो? साइन चेंज कर दो, सेम काइनेटिक एनर्जी जैसा। क्लियर? समझ में आ गया? अब इससे बहुत रिलेटेड जो है अपन वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है आपने बोर्ड्स पढ़ा है। ठीक है, तो इस बार मैं आपसे बोलूंगा कि थोड़ा ना अपने आप को थोड़ा समय देना अब। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने न्यूमेरिकल वगैरह करे हैं। तो इसी के साथ अपन ये वाला जो है वीडियो है यहां पर समाप्त कर रहे हैं। अब एक काम करो, पहली बार बोल रहा हूं मैं कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो। ठीक है, फिर सॉल्व करना बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, फिर अपने बुक जो है आपके पास उससे सॉल्व करे या फिर किसी भी चीज से सॉल्व करे, क्योंकि अभी आपका ना दिमाग थोड़ा वो भर गया होगा। और कई लोगों को जिसको मैथ ज्यादा पसंद नहीं आती है लेकिन जेई के लिए वो प्रिपेयर हो रहा है क्योंकि अच्छा करना है, और फिजिक्स ज्यादा पसंद नहीं आती है, तो उनको लिए थोड़ा सा अभी भारी पड़ गया होगा समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी थोड़ा सा रेस्ट लो, और फिर ये है आप फिर से पढ़ना। ठीक है, फिर से नहीं पढ़ना, मतलब मेरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो मैंने मिटा दिया ना, वो अभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने बताया था। तो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा रेस्ट लेंगे, पानी पियेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर तैयारी करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। अब मैं आपसे मिलूंगा आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हुआ फ्री है पर पैसे जा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।